This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी. क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 151 श्री GVL नरसिम्हा राव. Question number 151 by Shri GVL Narasimha Rao. Will the Minister of Finance be pleased to state: A. The total amount of financial assistance sanctioned and released to Uttar Pradesh during the last 3 financial years under various central and centrally sponsored schemes. B. The details of the above assistance, scheme-wise and year-wise. And C. The total assistance to Uttar Pradesh in the form of financial grants to the state during the last 3 years, grant-wise and year-wise. Shri Pankaj Chaudhary, Minister of State for Finance. Minister, Honorable Minister, माननीय मंत्री, please, first question. क्वेश्चन आवर माननीय सदस्यगण, क्वेश्चन आवर आपका आवर है, आप अपनी सीटों पे जाएं. प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब ये दिया कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय और केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत 2020-21 में लगभग 1,40,500 सवाल और जवाब रिकॉर्ड पे जा रहे हैं. सर, मैं केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को 19-20 के तुलना में वर्ष 20-21 में लगभग 40,000 करोड़ अधिक मिल चुका है. इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी बधाई देना चाहता हूं इतने बड़े पैमाने पर इन राशि को उपलब्ध करने के लिए. मेरा सप्लीमेंट्री है सर, पहला सप्लीमेंट्री. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के साल में 2021-22 में कोरोना से लड़ने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो घोषणा किया था, तो उस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत क्या क्या सहायता उत्तर प्रदेश को दिया गया, ये माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है. धन्यवाद. धन्यवाद सभापति महोदय. माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत पूरे देश में सहायता देने का कार्य किया गया, लेकिन माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश का प्रश्न किया है. मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 56,16,000 मीट्रिक टन अनाज 14 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ 71 लाख LPG रिफिल वितरित किए गए. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 18 लाख खातों में लगभग 4,772 करोड़ रुपए डाले गए. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत के अंतर्गत लगभग 52,57,000 लाभार्थियों को 525 करोड़ रुपए दिए गए. कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत लगभग 2,30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लगभग 157 करोड़ रुपए की मदद दी गई. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दलहन के तहत 2,70,000 मीट्रिक टन दलहन लगभग 3 करोड़ 34 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया. भवन और अब निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत लगभग 18,25,000 लाभार्थियों को कुल लगभग 353 करोड़ रुपए जारी किए गए. जिला खनिज के तहत 46 लाख रुपए को उत्तर प्रदेश को दिया गया. दूसरा सप्लीमेंट्री. सर, इतनी बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश की सहायता करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं. और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सर, पिछले साल कोरोना काल में कोविड महामारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार किस प्रकार सहायता किया है, मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं.
कोविड-19 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को सभी प्रकार की सहायता की गई है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो मैं पहले भी बताया कि 56,16,000 मीट्रिक टन 14 करोड़ 20 लाख अभ्यर्थियों को वितरित किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत 2 करोड़ 71 लाख LPG रिफिल वितरण किए गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 18 लाख खातों में लगभग 4,772 करोड़ रुपए डाले गए। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना लाइन योजना के तहत 9 जुलाई 2021 तक उत्तर प्रदेश में 7,90,000 गारंटी प्रदान की गई। PM स्वनिधि के अंतर्गत खातों में 6,64,000 को मदद पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा खातों की संख्या जिनमें ब्याज सहायता दी गई 1 करोड़ 56 लाख है। ऐसे तमाम चीजों से जनता की मदद करने का काम और सरकार ने किया था। डॉक्टर अशोक बाजपेयी, श्री अशोक बाजपेयी, बस एक ही है। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की केंद्रीय और केंद्र प्रोत्साहित योजनाओं के लिए 3 वर्षों में लगातार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का काम किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या माननीय वित्त मंत्री जी अतिरिक्त धनराशि उत्तर प्रदेश को मुहैया कराने की कृपा करेंगी? माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक भारी बजट ऐलान किया गया और निश्चित तौर से सदस्य जो चाहते हैं उत्तर प्रदेश की भरपूर मदद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर श्री विनय विश्वम जी। Question number 152 by Shri Binoy Viswam. Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state: A. The number of persons treated for COVID-19 and non-COVID-19 diseases across the country under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY, state-wise for financial years 2019 and 2020-2021. B. The details of total budget allocated and utilized on COVID-19 and non-COVID-19 patients under the Ayushman Bharat PMJ, state-wise and year-wise, for the last 2 financial years. C. The number of individuals registered under the PMJ scheme from January 2020 to June 30, 2021, the details thereof, state-wise and year-wise. And D. The details of the steps taken by the government to improve registrations under PMJ. Dr. Bharti Praveen Pawar, Minister of State for Health and Family Welfare. माननीय मंत्री, क्वेश्चन डॉक्टर एम थम्बी दुरई। Thank you very much, sir. I want to know from the Health Minister. First of all, I appreciate Honorable Prime Minister Modi ji has taken very seriously health care of this country. You have lot of funds for the program under the Ayush Bharat Pradhan Mantri Arogya Yojana. Lakhs of crores of rupees allotted for the welfare of the people. I appreciate that. At the same time, I want to know from the Honorable Minister, the allocations made for Tamil Nadu somewhat less. Once we have got more fund also, especially 2021, 1920, this period, our ADMK government was in the power. The Honorable former Chief Minister Edappadi Palaniswamy has taken lot of efforts in the healthcare along with the help of the central government. Therefore, I want to know from the Honorable Minister, as Prime Minister expecting to do lot of things for this country, whether you will be brief in your question or Tamil Nadu healthcare program. Thank you. Answer. नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी
भारत योजना के रूप से आज लाखों परिवारों को एक हेल्थ की दिशा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की ओर ले जा रही है। बेल में खड़ा होकर आप नहीं पुकार सकते, प्लीज गो बैक टू योर सीट। कुछ भी रिकॉर्ड से नहीं जा रहा है। देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य मिले, आपका क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। इस हेतु से ये योजना 2018 से शुरू हुई। जब कोविड का संकट आया तो तुरंत 15,000 करोड़ का पैकेज, आज के डेट में 23,000 करोड़ का पैकेज ये प्रधानमंत्री ने हेल्थ सेक्टर में हो जारी किया है। मैं आपको आज सदन के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आज जो भी परिवार है कोविड आने के बाद इस योजना के तहत जो भी बेनिफिशरीज हैं उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट हो, टेस्ट हो, विशेष पैकेज दिया गया है। और जो भी माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनको आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगी कि ये मोदी जी की सरकार है। आज हमारी दुनिया में इस योजना की एक तारीफ की जा रही है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हमारी सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे लाखों परिवार आज लाभ उठा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को आश्वस्त करती हूँ कि जरूर इस पैकेज में जो भी आप एलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं वो मिला भी है और भी मिलेगा। श्री रामनाथ ठाकुर जी, रामनाथ ठाकुर। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जो समस्या है बिहार प्रांत में कितने राशि उपलब्ध कराए गए और कितने राशि की जरूरत है। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि अभी बिहार राज्य को कोविड के फंड में कितना रुपया दिया गया। धन्यवाद। उपस्थित किया है कि कोविड महामारी के लिए बिहार को कितनी राशि उपलब्ध कराई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सभी देश में कोविड क्राइसिस स्टार्ट होने से सभी अपना प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करने के लिए और प्राइमरी रिक्वायरमेंट के लिए पहले 15,000 करोड़ रुपीज का पैकेज दिया गया और दूसरा 23,000 करोड़ का पैकेज जो शायद कोविड क्राइसिस आगे बढ़े कैसे निपटाया जाए, और उसमें से 15% राशि सभी स्टेट को उपलब्ध कराई गई है, बिहार को भी उपलब्ध कराई गई है। कोई भी स्टेट में कोविड क्राइसिस के लिए या तो कोविड के सामने लड़ने के लिए जो भी प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, ये सुविधा वहां मिल रहे, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। श्रीमती कांता करदम, श्रीमती कांता करदम, श्रीमती कांता करदम, प्लीज। आपका माइक ऑन नहीं, आगे का माइक ऑन है, आप अपनी जगह पर हैं। कांता करदम लोग ले सके, इसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है और उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को इसका लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। आज से जब ओबामा गवर्नमेंट थी तब अमेरिका में एक हेल्थ केयर योजना शुरू की थी और उसका कवरेज था 10 करोड़ लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा था, और ये योजना दुनिया में ओबामा केयर से पॉपुलर हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। पूरी गति से सारे देश में कार्यक्रम चल रहा है। 16 करोड़ कार्ड निकाला गया है और उसमें से 2 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की राशि के मुताबिक उसके जो ट्रीटमेंट का खर्च हुआ है ये राशि से उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके जेब में पैसा नहीं होता है, जो गरीब होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग के यहाँ पर कोई बीमारी आ जाती है तो उसको दिक्कत हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गरीबों के लिए योजना निकाली है और आज देश
आज इस योजना का लाभ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 153 श्री राकेश सिन्हा। Question number 153 by Shri Rakesh Sinha. Will the Minister of Culture be pleased to state A. Whether government has identified dance and music traditions of northeastern states Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland? B. If so, which are these and the steps being taken to promote them? C. Whether there is any regional center dedicated to promote dance, music and arts of the northeastern states? D. If so, details of programs undertaken in the last 3 years. E. If not, whether government will establish a center dedicated for the promotion of painting, dance and music in these states. And F. Whether fellowships, scholarships and awards are offered for artists of these states. Shri Arjun Ram Meghawal, Minister of State for Culture. माननीय मंत्री जी laid on the table, sir. Answer is laid on the table, sir. Answer is laid on the table, sir. First supplementary. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर भारत में जो फोक डांस है, जो जमीनी स्तर पर आम जनता की भावनाओं को, उनकी सांस्कृतिक निष्ठा को, उनकी सांस्कृतिक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती है, इस फोक डांस को बढ़ाने के लिए जिसमें गुहू है, गुइया है, नांक्रम है, हजगोरी है, ढोल कोलम है, क्रू डांस है, ऐसे नृत्य को बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? चूंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट की भावनाएं, नॉर्थ ईस्ट की इतिहास, सांस्कृतिक प्रक्रिया निहित है। यही मुझे जानना है, संक्षेप में सरकार क्या प्रयास कर रही है? धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। नरेंद्र मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है कि पूरे देश की संस्कृति का संरक्षण हो, कल्चर को हम प्रमोट करें। विशेष करके नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है, उसमें जो डांस है, उसमें जो म्यूजिक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, थिएटर है, तो सबका विकास करने के लिए संगीत नाटक अकादमी है, वहां जो साहित्यकार हैं उनका विकास करने के लिए साहित्य अकादमी है, ललित उनकी कलाएं, ललित कलाएं हैं, जितने भी आर्ट है उनका डेवलपमेंट करने के लिए ललित कला अकादमी है। मैं माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और प्रयोग किया नॉर्थ ईस्ट के लोगों की कला के विकास के लिए। जैसे एक हजागरी आपका त्रिपुरा का डांस है, उनके हजागरी जो त्रिपुरा का डांस है वो विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पद्मश्री देकर के उस डांस को जिंदा रखा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जिंदा रखा है। ऐसे नरेंद्र मोदी की सरकार नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय राकेश जी। उपसभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट में स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। 14 अप्रैल 1944 को आईएनए ने वहां झंडा फहराकर ब्रिटिश सरकार को परास्त किया था। तो मोइरंग में, जो इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर मोइरंग है, वहां पर दो ऐतिहासिक चीजें हैं। एक तो आईएनए का म्यूजियम है, दूसरा आईएनए का हेडक्वार्टर है, जो इंडियन नेशनल आर्मी का आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर बनाया गया था। वह हेडक्वार्टर आज भी निजी हाथों में है। वह एक आर्किटेक्चर की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं संस्कृति मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मांग भी करता हूं, क्या वह निजी हाथों में जो हेडक्वार्टर है आईएनए का, उसे सरकार अधिग्रहण करेगी और उसे एक हिस्टोरिकल, एक नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करेगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय सदस्य ने जो आईएनए का विषय उठाया है, हमारा आजादी का अमृत महोत्सव हमारे 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। उसमें आईएनए के संबंधित जितने भी आपके हेरिटेज के संस्थान हैं या उनसे संबंधित जितने भी आपके संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूशन है, उनका पूरा अमृत महोत्सव के दौरान डेवलपमेंट करने का सरकार पूरा प्रयास करेगी। श्री सुजीत कुमार। डिप्टी चेयरमैन सर, ओडिशा में केबीके डिस्ट्रिक्ट हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड है और जहां पे आदिवासियों का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उनका एक यूनिक कल्चर, डांस, फोकलोर, म्यूजिक है सर। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट, इज द गवर्नमेंट
planning to set up a dedicated center to promote this unique culture, dance and painting and folklore. Thank you. सर, संबंधित इलाकों में हमारा एक द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर होता है, एक कल्चरल जोन भी होता है। तो जो उड़ीसा की जो माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है वो सीसीआरटी के माध्यम से और हमारे जो कल्चरल जोन है उनके माध्यम से उनके जितने भी जो कलाएं हैं, जितने भी आर्ट है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी गाने वाले लोग हैं, उनका संरक्षण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री कामाख्या तासा। थैंक यू चेयरमैन सर, आपने बोलने का पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से धन्यवाद देता हूँ। क्या वो विस्तृत रूप से आंसर दिया है और आर.के. सिन्हा जी भी पूछा है। मैं ये जानना चाहता हूँ मंत्री जी से, जितना लेफ्ट आउट कास्ट एंड ट्राइब से जिसका एथनिक कल्चर से उसको प्रोटेक्शन करने के लिए और कुछ स्कीम्स है तो क्या है? और दूसरा सर, ऑल इंडिया में इसको प्रचार करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या व्यवस्था लिया है, ये विस्तृत रूप से जानने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। माननीय मंत्री जी। डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया वो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित ही है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे गुवाहाटी में भी सेंटर है और सीसीआरटी का सेंटर भी है और हमारे एक जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी भी है और उसके बाद हमारे दीमापुर में नॉर्थ ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर भी है कोलकाता में। इस तरह के सब जो सेंटर हैं उनके माध्यम से असम में और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा फोक डांस है, जो हमारा थिएटर है, जो हमारे जो कलाकार हैं, उनकी आमदनी भी बढ़े और उनकी कला जीवित रहे, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। धन्यवाद। उपसभापति श्री भुवनेश्वर कलिता। Sir, the Honorable Minister has replied that the Department of Culture implements the scheme of scholarship and fellowship for promotion of arts, culture, and in 3 components. Award of scholarship to young artists in different cultural fields, award of senior, junior fellowships to outstanding persons in the fields of culture, award of Tagore National Fellowship for cultural research in the northeastern region. Sir, I want to know from the minister scholarships and fellowships up till now and how many has been awarded up till now. Thank you, sir. धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। ये जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इसके लिए एक हमारी 3 स्कीमें हैं सर इसके अम्ब्रेला के बीच में। अवार्ड ऑफ सीनियर जूनियर फेलोशिप टू आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ कल्चर, सेकंड है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट इन डिफरेंट कल्चर फील्ड और थर्ड है टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसके तहत मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने 2018-19 में 13.46 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 19-20 में हमने 11.79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 20-21 में हमने 12.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 21-22 में अब तक हम 7.53 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगातार हम वर्कशॉप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं और कला को जिंदा रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है मोदी जी की सरकार। क्वेश्चन नंबर 154 श्री नरेश गुजराल। Question number 154 by Shri Naresh Gujral. Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state A. The current capacity to manufacture Covaxin and Covishield in the country today and B. The expected capacity going forward from the month of August to December 2021. Shri Mansukh Mandavia, Minister of Health and Family Welfare. Notwithstanding the figures which have been laid on the table of the House, first supplementary, sir, not been given by the Honourable Minister. I want to say one thing. Up until now, only 10% of our population has got 2 shots till now. We have seen in Punjab, in the last 3 months, the death toll is 40% more, 40,000 people more.
than what it was last year. Sir, my question is, will the Honorable Minister make sure that our farmers who are clamoring for their rights on the borders of Delhi, that special camps are set up your question to inoculate them? Your question. It's not only question related to this will go to the court. Opposition. You are supposed to ask only the government to withdraw these draconian laws. माननीय मंत्री आप जवाब दें। ये क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, उसी का जवाब दे सकते हैं, बाकी चीजों के। थैंक यू। आई मूव टू 15 श्री सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी। आप सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के लिए 25% का कोटा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलॉट किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 25% कोटा कितना उनको दिया गया, कितना यूज किया गया, और क्या सरकार उस कोटे को कम करने पर विचार कर रही है क्या? क्योंकि वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो बचा हुआ कोटा है क्या राज्यों को देने के बारे में सरकार विचार कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन भारत सरकार सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर से फ्री में वैक्सीन दे रही है। उसके अलावा जो कंपनी वैक्सीन प्रोडक्शन करेंगे उसमें से 75% गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन करेगी, और उसमें से 25% वो प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद करेगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल फीस लेके वो प्राइवेट और देश का नागरिक खर्च करके वैक्सीन लेना चाहे तो वैक्सीन ले सकते हैं। उसके तहत हमने 1 महीने में देखा प्राइवेट जो 25% की खपत नहीं हो रही थी 7 से 9% केवल कंपनी से प्राइवेट हॉस्पिटल में ऊपर हमने तय किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा खपत ना हो तो वो सरकारी कोटा में दिया जाए। सरकार ने सभी कंपनियों को बता दिया है और सरकार उससे ले रही है और देश के नागरिकों को वैक्सीनेशन लगा रही है। इसलिए प्राइवेट कोटा में 25% देना जरूरी नहीं है। जो प्राइवेट से हॉस्पिटल खरीदे इतना प्राइवेट में ले, बाकी सरकार उससे सप्लाई दे रही है, इसलिए वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चल रहा है। श्री अमर पटनायक जी। Thank you, sir. Sir, it has already been said by the World Bank and the IMF that the best economic policy currently is the health policy, and in health policy, the paramount importance in vaccine policy. Honorable Chief Minister of Orissa, Sri Naveen Patnaik, has already relied a lot of importance on the vaccine policy, and therefore, I think the House will be very happy to learn that Bhubaneswar is the first city in the entire country which has vaccinated its entire population. That is because of the supply of vaccines. Honorable Chief Minister has said that if we are given 3 lakh vaccines per day also, we will be able to administer. Therefore, I would like to know from Honorable Minister that in the vaccine policy, whether they have factored in 2 important things. One, what is the rollout plan for 12 to 18 years? Whether there will be a need for a 3rd and a 4th dose, then whether we can cope up with it, and whenever there is also a chance of whether there is a self-reliance for our API product instead of getting it from abroad, whether we can do it ourselves. Thank you so much. माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार का लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी देश के 80 एवं सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन हो जाए, और इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। कई ऐसे वैक्सीन आई, दुनिया में BCG की वैक्सीन आई थी, उसके बाद 6 साल के बाद हिंदुस्तान में आई थी। पोलियो की वैक्सीन आई, उसके बाद 6-7 साल के बाद इंडिया में आई थी। वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होता था और कई सालों के बाद हिंदुस्तान में आती थी। मोदी जी ने जो समय पर एफर्ट लिया
साइंटिस्ट को सपोर्ट किया, कंपनियों को सपोर्ट किया। इस वजह से दुनिया के साथ हिंदुस्तान में भी वैक्सीन आ गई, इंडिजिनियस वैक्सीन हमें मिल गई, इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया और दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश हिंदुस्तान है। 47 करोड़ डोज, 47 करोड़ से ज्यादा आज तक एडमिशन हो चुके हैं। माननीय सदस्य श्री ने जो उड़ीसा भी हम यहाँ से जितनी सप्लाई करते हैं अच्छी तरह से वहाँ वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। वैसे ही सभी राज्यों से मेरा आग्रह है अपना अच्छी तरह से प्लानिंग करें। हम उसको एक सप्ताह से पहले बता देते हैं कि इस सप्ताह में आपको कितना डोज मिलने वाला है। ये जो डोज उसको मिलने वाला है उसको प्लानिंग करके वो वहाँ अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई शिकायत भी नहीं होगी, लाइन में भी रहना नहीं पड़ेगा। अगर से ही पूरी व्यवस्था कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पर कितना डोज उपलब्ध है, कितने ही लोगों को वहाँ बुलाया जाए, ऐसी व्यवस्था कई स्टेट में बहुत अच्छी तरह से की है। देश में वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और अगले दिनों में इससे भी अच्छी तरह से चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश के सभी नागरिकों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लग जाए। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है भारत वो पहला देश है जो विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन लोगों को अपने यहाँ लगाया, वो पहला देश बन गया है। उसके बावजूद भी वैक्सीन की गति तेज होते हुए भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा क्या और अधिक कंपनियों से भी करार कर करके वैक्सीन मंगा करके त्वरित गति से भारत के लोगों को माननीय मंत्री जी महोदय, वर्तमान समय में भारत बायोटेक और दो कंपनी हमें वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। स्पुतनिक का वैक्सीन भी हमें यहाँ उपलब्ध भी हो गया है और यहाँ बनना शुरू भी हो गया। अगले दिनों में बायोलॉजिकल इवेंट्स कंपनी मार्केट में आ रही है। जाइडस कैडिला कंपनी का इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। जल्द से जल्द उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन के बाद मिल जाएगा। और नोवावैक्स कंपनी भी अगले दिनों में मार्केट में आ रही है। इंडिया की दूसरी 4 कंपनी, 2 कंपनी वैक्सीन ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है, एक कंपनी वैक्सीन बनाने की तुरंत ही आ रही है। और अगले दिनों में हमारी अपेक्षा है कि अक्टूबर-नवंबर तक और इंडिया की 4 कंपनी यहाँ इंडिजिनियस वैक्सीन बनाएंगे और देश की जरूरियात को पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 श्री प्रभाकर रेड्डी वेरी मेडी। Question number 155 by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy. Will the Minister of Power be pleased to state A. The details of grid-scale battery energy storage system. B. Whether it is a fact that National Thermal Power Corporation NTPC is planning to set up 1000 megawatt grid-scale battery energy storage system in the country. C. If so, the details of places where NTPC is planning to set up the same. D. The manner in which grid-scale battery energy storage will help in renewable energy integration. And E. The details of barriers that government is facing in implementing battery energy storage system. Shri Rajkumar Singh, Minister of Power. माननीय मंत्री Sir, the answer is made on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether it is true that Ministry is going to waive out interstate transmission charges if energy is supplied through battery storage energy system. If so, what extent this will benefit the end consumer? माननीय मंत्री जी आपका जवाब। Sir, I would like to confirm that we propose to waive the interstate transmission charges for all green energy, including the storage. That means the energy which is stored in a lithium-ion battery and thereafter used again as green energy, the interstate transmission charges will be waived for that. That is a decision which we have taken. Similarly, for other forms of storage like pump hydro, any storage in the pump hydro,
or used again as green energy, the interstate transmission charges will be waived. Second supplementary. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether we can use the energy stored through battery stored energy system for our electrical vehicles, and if so, to what extent the price of electrical vehicles could come down by using these batteries. Sir, right now, all electrical vehicles use the lithium-ion batteries, and in fact, the electrical vehicles are run on battery power. Now, presently, the cost of the battery is high. It is almost about $270 per kilowatt hour. So the battery charges are high, but the prices are coming down, and hopefully the prices will come down. And as the prices come down, the price of the electrical cars and electrical vehicles will also come down. No supplementary. Question number 156, Sri Prasanna Acharya ji. Question number 156 by Shri Prasanna Acharya. Will the Minister of Finance be pleased to state: A. The amount of tax government is generating from tobacco products. B. Whether government is considering to improve additional tax on tobacco products to generate additional revenue for COVID-19 stimulus package. If so, the details thereof. And C. Whether government has received any proposal from the states to impose additional tax on all tobacco products. If so, the details thereof. Srimati Nirmala Sitharaman, Minister of Finance. माननीय मंत्री, माननीय विजय साहब, supplementary. The minister in a reply said that the in the last 3 years on tobacco is 3,755 crore. Sir, due to excessive use of tobacco, dreaded diseases like cancer, etc. is increasing in this country, and in that health sector, more money is spent by the government, and the disease personnel also spending more money, and their family is ruining. Sir, India has over 26 crore tobacco user, and tobacco kills over 13 lakh Indians each year. And WHO has said that raising the price of tobacco products through tax increase, which is the most effective policy to reduce tobacco use. In view of this, in the central government put the proposal in the GST Council for increase of tax in tobacco. माननीय मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री. And the members' suggestion that the WHO and many other organizations have asked for raising the cost of the price of tobacco-related items in the GST Council. Ministers who have been given a terms of reference to see if on the capacity of a producing unit where evasion is high, we can consider looking at an increase in the price. Such items such as tobacco have also been put into that list. We'll wait for the GOM to come back with their recommendations. Second supplementary. Prasanna Acharya ji. Sir, I would like to know from the Honorable Minister what is the percentage of effective tax burden for cigarette, BD and other smokeless tobacco, and whether WHO has recommended a tax burden of at least 75% for all tobacco products. And sir, after the introduction of GST, how many times rates have been revised for tobacco products, and what are the increase or decrease made so far? Sir, on tobacco-related products, tobacco-related products, the tax has been increased in earlier days also. Past GST rate increases were recommended, but in 2017 there was no change because immediately after the GST's implementation, then again compensation cess rate also was not increased at that time. However, nominal excise rate and details thereof was also given as a part of the reply. NCCD rates were also increased in the budget of 2020-21 via the Finance Act of 2020. So earlier there have been attempts to increase it, and there are NGOs which have
have suggested that we increase the compensation cess by levying the cess on tobacco items, and very many such NGOs and consumer education forums have come on to suggest to the government, considering the health impact of tobacco, to increase the levies. But as I said, it is for the council to take a call on it, and there has also been, even in the 43rd meeting, which was held on the 28th of May this year, a group of ministers on capacity-based taxation is looking at it so that evasions are also avoided, because the sector is very highly prone for evasion. Thank you. Question number 157, Shri K.R. Suresh Reddy. Question number 157 by Shri K.R. Suresh Reddy. Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state A. Whether it is a fact that there is an acute shortage of remdesivir injection in the country due to increase in COVID-19 cases day by day. B. If so, the steps taken by the government to increase and monitor supply of remdesivir drug. C. Whether it is also a fact that the same drug has been selling in the black market. And D. If so, the steps taken by the government to control and monitor this. Shri Mansukh Mandaviya, Minister of Health and Family Welfare. Question 157, sir. First supplementary. Mr. Suresh Reddy ji, first supplementary. First supplementary. Deputy Chairman, sir, the shortage of remdesivir has created a lot of stress for middle class and poor families. The government's reply was they have initiated measures to ramp up the production of remdesivir only in licensee people, the companies which have licensee, only they have been authorized. My question to the Honorable Minister is, why can't the Patents Act be amended? Is the Patents Act beyond the scope of Parliament, wherein it could be amended so that more new companies could come into play and production of remdesivir could have been easily available? It shows a national emergency. In a situation like this, can't the Patents Act be amended? माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को लाइसेंस कंपलसरी लाइसेंस किया जाए. बहुत महत्वपूर्ण विषय है. जब देश में अप्रैल महीने में कोविड महामारी बढ़ने लगी, ऐसी स्थिति में 7 कंपनी के पास 20 प्लांट था और उसकी कैपेसिटी 34,000 की थी. और जैसे हमने कोविड का केस बढ़ने लगा, कंपनियों के साथ बातचीत की और कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कहा. सभी कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाने में लगे. हमने 24 घंटे में दूसरा प्लांट को शुरू करने के लिए मंजूरी देना शुरू किया. 1-1.5 महीने में 20 प्लांट का 20 प्लांट से 62 प्लांट हो गया और 34,000 की कैपेसिटी थी. वो बढ़ के 3,25,000 की कैपेसिटी हो गया और देश में प्रोडक्शन होना चालू हो गया. एक बात. दूसरी बात, माननीय सदस्य ने कहा कि क्या हम ना कर सकते हैं. हमारे अध्यक्ष महोदय, इश्यू नहीं था. इश्यू था प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल. हम शायद कोई पेटेंट को वेव कर दे तो क्या रातों रात वो देश में प्रोडक्शन हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल है वो भी पेटेंटेड होता है और रॉ मटेरियल को इंडिया में सब बनता है, ऐसा नहीं है. कई रॉ मटेरियल हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है. बीडीसी करके एक रॉ मटेरियल था वो इंडियन कंपनी के पास था. हमारा विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ बातचीत करके इंडियन कंपनी को कहा कि हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एपीआई की रिक्वायरमेंट है. उन्होंने हमें वहां से रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और जाकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सके. इसलिए एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि क्या हम पेटेंट को तोड़ दें. सर, पेटेंट को तोड़ देने से कोई मतलब नहीं होता है. मेरा उसमें सबमिशन ये है, ये जो 7 कंपनी ने पेटेंट के पार्ट्स बनाने के लिए वो भी फ्री लाइसेंसिंग था. उन्होंने यहाँ से कोई रॉयल्टी नहीं दी. ये 7 कंपनी को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्री लाइसेंस दिया है. इसलिए कंपनी टू कंट्री की कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होती है और इसलिए फायदा होता तो हम पेटेंट को ब्रेक करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला. माननीय मंत्री जी, ब्रीफली
Second supplementary, Mr. Reddy. Deputy Chairman, sir, the National Pharmaceutical Pricing Authority, which is ensuring the supply, will they keep a watch on the pricing periodically and make necessary recommendation to the states to control the price? माननीय मंत्री, संक्षेप में उत्तर दें कृपया। सर, देश में दवा की किल्लत, इसलिए एनपीपीए करके फार्मा मिनिस्ट्री के अंदर में एक अथॉरिटी है, फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, और देश की रिक्वायरमेंट को भी असेस करती है, प्राइस को भी असेस करती है। तो प्राइस बढ़ जाए या तो देश के कोई पार्ट में किल्लत हो जाए तो तुरंत ही प्रोडक्शन बढ़ा के उसको सप्लाई की जाए, ऐसी व्यवस्था और ऐसी एक सिस्टम बनी हुई है और उसका उपयोग करके ही हम असेसमेंट करते हैं और मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.